नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टेस्टिंग के बारे में, जिसे हम कहते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अब जब भी आप लोग हमारे पास किसी भी लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर से की वजह से आते हैं और हम लोग LFT कराते हैं, तो LFT में अल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर किसी भी पेशेंट का बड़ा आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और अक्सर पेशेंट हमसे यही पूछते हैं, सर स्पेशली कोई ऐसी दवा है होम्योपैथी के अंदर या कोई ऐसा इलाज है जिससे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज कम हो पाए। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और इन्फॉर्मेटिव रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ मुझे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को जनहित में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता क्या है। देखिए, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बेसिकली एक एंजाइम है जो कि अलग अलग जगह से हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। ये लिवर से भी सिक्रीट होता है, बोन से भी सिक्रीट होता है, प्लासेंटा से भी सिक्रीट होता है, इंटेस्टाइन से भी सिक्रीट होता है। तो ये बेसिक एक एंजाइम है जो कि कई जगह पाया जाता है। अब क्या क्या फंक्शन होते हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज के? बेसिकली ये एक एंजाइम है जो कि मेटाबॉलिज्म में जो अच्छी मदद करता है, स्पेशली जब हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं या फिर हम लिवर में फैट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। इसके अलावा बोन फॉर्मेशन, ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बच्चों में जब कोई पेशेंट स्पेशली अगर प्रेग्नेंट होता है तो वहाँ पर भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज का मेटाबॉलिज्म में एक बहुत अच्छा रोल है। स्पेशली जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है प्लासेंटा के थ्रू, जो ब्लड के थ्रू बच्चे में जाती है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। आपने LFT कराया तो उसमें आपको दिखाई देगा अल्कलाइन फॉस्फेटेज, SGOT, SGPT, उसके बाद आ जाता है सीरम बिलिरुबिन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये बेसिक टेस्टिंग होती है। तो आखिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अब देखिए, अल्कलाइन फॉस्फेटेज की सिग्निफिकेंस है कि अगर आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है तो दैट डजेंट मीन कि हमेशा आपका लिवर गड़बड़ होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है और आपकी बॉडी में विटामिन D की जो है वो डेफिशिएंसी है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ेस में भी, जैसे ल्यूकीमिया में अक्सर जो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो ल्यूकीमिया में अक्सर बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा हाइपरपैराथायराइडिज्म में भी ये बढ़ा हुआ मिलेगा। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अब अगर हम सिर्फ लिवर की बात करें, अगर हमारे लिवर में किसी भी तरह का कोई प्रोग्रेसिव डैमेज है, चाहे वो फैटी लिवर के फॉर्म में है, स्पेशली अल्कोहलिक फैटी लिवर, कभी कभी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में भी जब प्रोग्रेसिवनेस बहुत हाई होती है तो वहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज। लिवर सिरोसिस के केस में, हेपेटाइटिस के केस में, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के केस में, इनफैक्ट कुछ पेशेंट्स जो गॉल ब्लैडर स्टोन लेकर आते हैं, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्टेड स्टोन हो या फिर बाइल डक्ट में CBD में कहीं कोई स्वेलिंग हो या केवल गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हो, हेपेटोमेगाली भी हो रही हो, साथ में स्प्लीनोमेगाली भी हो रही हो, तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा क्रॉन्स डिजीज जैसी कुछ इंटेस्टाइन्स की बीमारी में भी हमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ मिलता है। अब बात करते हैं कैसे कम करें हम अल्कलाइन फॉस्फेटेज को। तो ये कम करने के लिए दो चीज़ें समझिए। अगर आपका अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है, साथ में सीरम बिलिरुबिन भी बढ़ा है और SGOT, SGPT भी बढ़े हैं, तो दैट मीन्स कंप्लीटली आपके लिवर में कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो रही है जिसकी वजह से आपके ये सारे फैक्टर्स बढ़े हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें किसका इलाज करना होता है? लिवर का ट्रीटमेंट करना होता है। अब सपोज करिए अल्कलाइन फॉस्फेटेज तो बढ़ा है लेकिन सीरम बिलिरुबिन बिल्कुल नहीं बढ़ा, विद इन नॉर्मल लिमिट्स है। हल्का फुल्का SGOT, SGPT बढ़ा हुआ है जो कि लगभग डबल टाइम के आसपास है नॉर्मल वैल्यू से। और अगर हम डबल से कम मान के चलते हैं तो ऐसी कंडीशन क्या बताती है? ऐसी कंडीशन बताती है कि हल्का सा हमारे लिवर के फंक्शंस जो हैं वो ऑल्टर्ड हैं। हो सकता है लिवर मेटाबॉलिज्म की में परेशानी हो रही हो, लेकिन इसके अलावा पेशेंट का विटामिन D कम है, भले ही चाहे सीरम कैल्शियम कितना भी कम हो। अब आप सबको पता है कि विटामिन D इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने का काम विटामिन D करता है। ठीक, अब अगर हमें सिर्फ विटामिन D का ट्रीटमेंट करना है तो आपको पता है पेशेंट से हम कहते हैं सनबेदिंग करो, धूप में बैठो, कम से कम 2 घंटा अपने शरीर को धूप दिखाओ। इसके अलावा विटामिन D मार्केट में अवेलेबल है, आप सैशेस के फॉर्म में ले सकते हैं, टैबलेट्स के फॉर्म में ले सकते हैं और इनफैक्ट अब तो इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में भी ईजिली आप ले सकते हैं। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज 60,000 माइक्रॉन्स। अगर आप इतना ले रहे हैं और अगर रेगुलरली ले रहे हैं 2-3 महीने तक
और टेस्ट कराने के बाद स्पेशली जब आपको पता चल गया कि हाँ विटामिन डी कम है तब आप ले रहे हैं, तो आपका जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है ये भी नॉर्मल हो जाएगा। इसमें किसी तरह की और दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पर सपोज करिए जो दूसरी कंडीशन थी जिसमें कि SGOT SGPT भी बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बढ़ा है, सीरम बिलिरुबिन भी बढ़ा है, तो वहाँ पर क्या हो गया कि भाई जॉन्डिस जैसी कंडीशन है, यहाँ पर प्रॉपरली लिवर मेटाबॉलिज्म के लिए और लिवर टॉनिक की तरह जो मेडिसिन काम करती हैं वो देनी पड़ेंगी, संग में जॉन्डिस का ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। अब अगर हमने अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता है कि लिवर सिरोसिस है, फैटी लिवर है, या इसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन है, या फिर कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ रही है, कोलिसिस्टाइटिस हो रही है, या फिर CBD में कहीं कोई स्वेलिंग है, या उसके आसपास थोड़ा बहुत हो सकता है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस जैसे कोई सिम्टम्स भी आ रहे हों, तो हमें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे सिर्फ एल्कलाइन फॉस्फेटेज कम करने की होम्योपैथिक दवा बता दो, तो भैया विटामिन डी के लिए तो कोई भी दवा नहीं है। विटामिन डी आपको वहीं उसी सोर्स से मिलेगा जो कि ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, या तो आप सैशेस के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में, कैप्सूल्स के फॉर्म में, या इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में ले लीजिए। इसके अलावा आप सनबेदिंग करिए, उससे कम हो जाएगा। अब अगर लिवर के हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करना है या फिर जो कोई और परेशानी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है, तो यहाँ पर हम 3 इंपॉर्टेंट दवाइयों की बात करते हैं जो कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज को कम करने में बहुत मददगार और बहुत ही एफिशिएंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज नाइट्रम सल्फ्यूरिकम। देखिए नाइट्रम सल्फ्यूरिकम ये एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये बहुत ही डिटेल्ड हमारी बॉडी के अंदर इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, बहुत डिटेल्ड है, और स्पेशली हमारे GI ट्रैक्ट यानी हमारे पाचन तंत्र में नाइट्रम सल्फ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, खासकर जहाँ पर एंजाइम रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, तो वहाँ पर नाइट्रम सल्फ बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस हैं, जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, चाहे वो इंटेस्टाइन के हों, चाहे वो बोन्स के हों, इसके अलावा चाहे वो लिवर के हों, तीनों जगह पर नाइट्रम सल्फ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और एफिशिएंट रोल है। अब नाइट्रम सल्फ कैसे लेंगे? अगर बच्चे हैं तो आप नाइट्रम सल्फ 6x में बच्चों को दे सकते हैं, 4 टैबलेट दिन में 3 बार के हिसाब से। बुजुर्ग हैं तो उन्हें भी नाइट्रम सल्फ 6x में 4 टैबलेट दिन में 3 बार के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल एडल्ट हैं जो कि लगभग 20 साल से लेकर लगभग 45-50 के बीच के हैं और ओबीज बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप नाइट्रम सल्फ 30 ले सकते हैं। अगर आप ओबीज हैं 30 लेंगे दिन में 3 बार। अगर आप ओबीज हैं बहुत ज़्यादा तो आप नाइट्रम सल्फ 200 दिन में 2 बार के हिसाब से लीजिए। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है दैट इज कालमेग मीन्स एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा, ये इसका मदर टिंचर आप ले सकते हैं। बहुत ही एफिशिएंट लिवर टॉनिक है और लिवर फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा होम्योपैथी में और आयुर्वेद में भी इनफैक्ट ये दोनों जगह काम आती है कालमेग। ये बहुत ही एफिशिएंट इंडियन ड्रग है और अगर आप इसे मदर टिंचर के फॉर्म में ले रहे हैं तो आप किसी भी एज ग्रुप में दे सकते हैं। बच्चों के लिए डोसेज कम रखिए, केवल 5 बूंद दिन में 2 बार के हिसाब से रखिए, और जो एडल्ट्स हैं 20 एंड अबव उनके लिए आप जो है इसे 10 बूंद के हिसाब से दिन में 3 बार के हिसाब से पेशेंट को दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की पेशेंट की लिवर फंक्शंस की क्या स्थिति है। जो एक तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इसके अलावा दैट इज कैलकेरिया फॉस। अब देखिए कैलकेरिया फॉस बेसिकली बोन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशंस में बहुत अच्छा इसका रोल है। नाइट्रम सल्फ की तरह ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तब दी जाएगी जब हमें लगेगा कि भाई सीरम कैल्शियम हल्का फुल्का कम है या लगभग लेवल के आसपास है और साथ में विटामिन डी भी कम है, तो वहाँ पर कैलकेरिया फॉस का एक बहुत अच्छा रोल आ जाता है। आप तब उस समय कैलकेरिया फॉस यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लिवर डिसऑर्डर्स में भी काम आएगी। डोसेज जो है नाइट्रम सल्फ के जैसा रहेगा कि बच्चे और बहुत ज़्यादा और सीनियर सिटीजन जो हैं उनको 4 टैबलेट दिन में 3 बार के हिसाब से कैलकेरिया फॉस 6 की देंगे। इसके अलावा अगर हमें लगभग 20 to 45 के एज ग्रुप के बीच के पेशेंट्स हैं, तो अगर ओबीज नहीं है या फिर उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी परेशानियां नहीं हैं, तो हम कैलकेरिया फॉस जो है 30 में दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन इस तरह की परेशानी है तो हम उन्हें कैलकेरिया फॉस 200 दिन में 1 बार दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि सिम्टम्स पेशेंट के मैच करते हो। ठीक है, अब एक जो 4th मेडिसिन यहाँ पर है ये मैं स्पेशली ऐड करना चाहूँगा बिकॉज चेलिडोनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और इनफैक्ट ड्रग है होम्योपैथी के अंदर, जो कि हमारे लिवर फंक्शंस और स्पेशली फैट मेटाबॉलिज्म जो लिवर का होता है, जो फैटी एसिड, लिवर सिरोसिस, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करता है। और वो फैट मेटाबॉलिज्म अगर ऑल्टर्ड होता है तो ये सारे सिम्टम्स और सब डिजीज आती हैं। तो आप अगर लगता है कि भाई प्रोग्रेसिव लिवर डैमेज हो रहा है पेशेंट के अंदर, गॉल ब्लैडर भी परेशान कर रहा है, CVD में भी दिक्कत हो रही है, इंटेस्टाइन्स में भी दिक्कत हो रही है, डाइजेशन
कंफ्यूजन, इंडाइजेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, फैट मेटाबॉलिज्म पुअर हो गया है, तो चेलिडोनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। गॉल ब्लैडर स्टोन में तो ऑलरेडी हम सभी जानते हैं चेलिडोनियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो अगर आप चाहें तो आप चेलिडोनियम 200 में पेन किलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम के हिसाब से। नहीं तो अगर प्रोग्रेसिव स्टेज है तो भी आप सुबह शाम दे सकते हैं। अदरवाइज अगर नॉन प्रोग्रेसिव है, एक स्टेबल कंडीशन है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, तो आप चेलिडोनियम 30 दिन में 3 बार के हिसाब से पेशेंट को रेगुलरली दीजिए। उससे उसके सिम्टम्स में आराम आने लग जाएगा। और ये चारों दवाइयाँ जो मैंने बताई हैं, जिस जिस तरह से बताई हैं, ये एफिशिएंट इनफ हैं जो कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज को स्पेशली कम करने में मददगार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पर मेडिसिन भी चेंज हो सकती है, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट भी चेंज हो सकता है। इसलिए ये बात समझिए कि ये 4 दवाइयाँ केवल एल्कलाइन फॉस्फेटेज अगर एलिवेटेड है और प्रोग्रेसिव इलनेस है तब तो थोड़ा बहुत काम करेंगी, लेकिन सिंगल मेडिसिन नहीं। इसके अलावा पेशेंट की डायग्नोसिस, पेशेंट की प्रोग्नोसिस और जो पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन है, हो सकता है उसके हिसाब से दवाइयाँ बदल जाएं। तो आई होप कि मैंने एक कुछ साइंटिफिक तरह से आपको समझाया है कि भाई होम्योपैथी का अगर एल्कलाइन फॉस्फेटेज हाई है तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में क्या रोल है और किस तरह से मेडिसिन एक एफिशिएंट रोल प्ले कर सकती हैं हाई लेवल्स को डाउन लाने के लिए। तो अगर आपको मेरी जो बातें मैंने बताई हैं अगर आपको समझ में आई हैं और आपको लगता है इससे कुछ आपको फ़ायदा मिला है तो मुझे सिर्फ एक प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा और इस वीडियो को जनहित में शेयर कीजिएगा ताकि होम्योपैथी को हम एज अ साइंस प्रमोट कर पाएँ और पेशेंट्स को होम्योपैथी से इंप्रूवमेंट आ पाए। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।